Good morning students. Welcome in business studies class. Today we are going to discuss the leadership styles. Three types of leaders are there in the business organizations. One is autocratic leader, second is democratic leader, and third one is laissez-faire leader. In previous session we have already discussed the autocratic leadership style. Now we are going to discuss the remaining two styles. Now come to the democratic or participative leadership style. It is group centered style. Under this style, leader takes decision in consultation and participation with employees. He delegates and decentralizes the authority. Leader follows the opinion of majority. He provides freedom of thinking and expression. He listens the suggestions, grievances and opinion of the subordinates. डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर होता है वो अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर काम करता है. वो अपने सबॉर्डिनेट्स को जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटी है, वो ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि डेलीगेट कर देता है और डिसेंट्रलाइज कर देता है. अथॉरिटी का टॉप लेवल से बॉटम लेवल की तरफ डेलीगेशन हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है. सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने सजेशंस देते हैं, ग्रेवियंसेस, ओपिनियंस जो हैं वो अपने सीनियर्स को पुट करते हैं और मिलकर एक कॉमन डिसीजन लिया जाता है जिसे लीडर फॉलो करता है. लीडर फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी. जो उसके एम्प्लॉयज़ मिलकर, ठीक है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर एक कॉमन डिसीजन ले रहे हैं और वो कॉमन डिसीजन क्या है? ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी है. और उस डिसीजन को कौन फॉलो कर रहा है? लीडर फॉलो कर रहा है. लीडर अपने एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर चलता है. कम टू द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. फर्स्ट वन इज कोऑपरेटिव रिलेशन. एम्प्लॉयज़ के बीच में जो आपस में रिलेशन है वो कोऑपरेशन के एस्टैब्लिश हो जाते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. तो ऑटोमेटिक क्या एस्टैब्लिश हो रहा है? कोऑपरेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही है. सेकेंड वन इज बिलीफ इन एम्प्लॉयज. जो लीडर है उसे अपने एम्प्लॉयज के ऊपर पूरा विश्वास है कि उसके एम्प्लॉयज कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफेवरेबल कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे. जिस ऑर्गेनाइजेशन में लीडर को अपने एम्प्लॉयज के ऊपर पूरा फेथ होता है उसी ऑर्गेनाइजेशन में हम डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करते हैं. लास्ट फीचर इज ओपन कम्युनिकेशन. यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो ओपन होता है. लीडर इट मीन्स मैनेजर. लीडर के साथ, मैनेजर के साथ जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो ओपनली अपने ओपिनियंस को ट्रांसफ़र करते हैं. ओपनली अपने सजेशंस किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में वो ओपनली अपने सजेशंस देते हैं. फ्री फ्लो सा कम्युनिकेशन होता है सीनियर और जूनियर्स के बीच में, सीनियर्स और सबॉर्डिनेट्स के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होता है कि कोई भी एम्प्लॉय अपने सजेशंस, अपनी ग्रेवियंसेस, अपने ओपिनियंस जो हैं अपने सीनियर पर्सन्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने लीडर्स को दे सकते हैं. इट इज़ द कंसेप्ट एंड फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. हाउ पार्टिसिपेटिव लीडर ऑपरेट और डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑपरेट, वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं? फैसिलिटेट द कन्वर्सेशन. वेरी फर्स्ट वो क्या करते हैं कि अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश करते हैं. सेकेंडली ओपनली शेयर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. जो भी उनके पास थॉट्स होते हैं, जो भी उनके अपने ओपिनियन होते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में, किसी जो भी हम डील कर रहे हैं जिस भी काम में, उस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी उनके थॉट्स हैं, वो सारे थॉट्स वो किसे ट्रांसफ़र करते हैं? अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं. थर्ड वन इज एनकरेज पीपल टू शेयर देयर आइडियाज़. अब एम्प्लॉयज़ को हमने प्रोजेक्ट बता दिया कि हमने किस प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो अब हम एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करते हैं कि आप इनिशिएटिव लीजिए, अपने क्रिएटिव आइडियाज़, अपने न्यू ओपिनियंस जो हैं वो हमारे साथ, यानी कि लीडर के साथ, मैनेजर के साथ शेयर कीजिए. फोर्थ वन इज सिंथेसाइज ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन. अब एनालिसिस किया जाता है. जो हमारे टीम मेंबर्स हैं
जितने भी हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं, लीडर अपने टीम मेंबर्स के जो भी ओपिनियन उसके पास आए हैं उन सब का एनालिसिस करता है, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स, उनके प्रोज एंड कॉन्स को चेक करता है। फाइनली टेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। अब ये डिसीजन लीडर अकेला नहीं ले रहा है, मैनेजर अकेला नहीं ले रहा है यहाँ पर डिसीजन, वो अपनी टीम के साथ मिलकर सभी कंसेप्ट्स के प्रोज एंड कॉन्स को सेट करते हुए एक बेस्ट डिसीजन को सेलेक्ट किया जाता है। एंड लास्ट स्टेज इज कम्युनिकेट देयर फाइनल डिसीजन बैक टू द ग्रुप। लास्ट में जो लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, वो अपना फाइनल डिसीजन किसे सुना देता है, पूरी टीम को सुना देता है कि हमने इस तरह से इस काम को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से जो हमारा लीडर है वो इन 6 स्टेजेस के अराउंड जो है अपना सारा टास्क जो है वो कंप्लीट कर लेता है। Come to the advantages of democratic leadership style. Improves the job satisfaction and morale of employees. जब हमारे एम्प्लॉयज़ को हम अपनी टीम में लेके चलते हैं, डिसीजन मेकिंग में उनकी इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, तो ऑटोमेटिक वो अपनी जॉब को लेके क्या रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं और उनका मोरल जो वो हाई हो जाता है। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स। एम्प्लॉयज़ को जब डिसीजन मेकिंग में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और साथ ही साथ जो डिसीजंस की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर जब डिसीजन लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो डिसीजन बहुत सॉलिड होते हैं, उसमें कहीं भी कोई मिसकंसेप्शन, कोई भी रॉन्ग डिसीजन आने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि जब सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो सबके आइडियाज़ को, सबके थॉट्स को कंसीडर किया जा रहा है डिसीजन लेने से पहले, तो ऑटोमेटिक जो डिसीजन की क्वालिटी है वो क्या आती है, सुपर आती है, बेस्ट आती है। नेक्स्ट इज डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर एंड लेबर एब्सेंटिज्म। जब आप एम्प्लॉयज़ को प्लानिंग में पार्ट देने के लिए इनवाइट करते हो, प्लानिंग के लिए इनवाइट करते हो, उनको उनकी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट लेते हो, तो ऑटोमेटिक उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, और जिससे लेबर टर्नओवर और लेबर एब्सेंटिज्म का जो ग्राफ है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज लीडर मल्टीप्लाइज हिज एबिलिटीज थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिज फ्लोअर्स। अब यहाँ पर लीडर अकेला नहीं है, लीडर के अकेले की एबिलिटी का ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, लीडर की एबिलिटी मल्टीप्लाई हो चुकी है, किसके साथ, उसके एम्प्लॉयज के साथ। लीडर के एम्प्लॉयज उसके साथ मिलकर, उसके साथ कंट्रीब्यूट करके डिसीजन ले रहे हैं। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि लीडर अपने एम्प्लॉयज के साथ 6 स्टेजेस के अराउंड रहते हुए एक बेस्ट डिसीजन को सेलेक्ट करता है। तो यहाँ लीडर की एबिलिटी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज को भी डिसीजन मेकिंग में क्या कर रहा है, इन्वॉल्व कर रहा है। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। किसी भी कंसेप्ट के अगर एडवांटेजेस हैं तो वहाँ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई लीडरशिप स्टाइल ऑप्ट करती है तो उसके एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस को भी पहले चेक करती है कि क्या वो इन डिसएडवांटेजेस को बियर करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, कि कहीं ऐसा ना हो कि डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हो और एडवांटेजेस कम हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस बियर करना पड़े। कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। टाइम कंज्यूमिंग एंड मे रिजल्ट इन डिले इन डिसीजन, क्योंकि हर बात के लिए हम अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। डिसीजन लेने के लिए, हर डिसीजन लेने के लिए बार बार मीटिंग्स होती हैं, फिर फाइनल डिसीजन लिए जाते हैं, ओपिनियंस को इनवाइट किया जाता है, सजेशंस लिए जाते हैं, तो इसीलिए काम में क्या हो जाता है, अननेसेसरी डिले हो जाता है। इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबऑर्डिनेट्स प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर। अगर आपके सबऑर्डिनेट्स इस नेचर के हैं कि वो अपने लीडर के साथ ओपन कम्युनिकेशन नहीं करना चाहते, इंटरेक्शन कम करना चाहते हैं, तब अगर आप इस डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लीडर में पास द वर्क टू सबऑर्डिनेट्स एंड एब्डिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर यहाँ पर क्या करता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा काम दे देता है
और खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम कर देता है, यानी कि एक तरह से छोड़ देता है, त्याग कर देता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि कल को अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान होता है तो अकेले लीडर के ऊपर बात नहीं आएगी। ठीक है, लीडर तो क्या कहेगा कि ये डिसीजन हम सब ने मिलकर लिया था। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पर बहुत जल्दी हम कह सकते हैं कि वो पीछा छुड़ा लेता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग कर देता है। नेक्स्ट इज कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स may be considered as sign of incompetence of leader। कई बार सबऑर्डिनेट्स को ये शो होने लग जाता है कि बात बात पर लीडर हमारे से कंसल्ट करता है, वो खुद कैपेबल ही नहीं है किसी डिसीजन को लेने में। वो खुद जो है वो डरता है कि मैं कोई डिसीजन लूँगा और उस डिसीजन के अगर रिजल्ट्स रॉन्ग आ गए, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुझे ही पॉइंट आउट करेगी। अगर लीडर के बारे में हमारे एम्प्लॉयज़ के ऐसे थॉट्स हों तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो नहीं करना चाहिए। कम टू द suitability, this style is suitable when goal of company is to increase job satisfaction and independence of employees, when leader wants to share decision making with the subordinates, and when subordinates have accepted the goal of the organization. That's all about the democratic leadership style. Now come to the third one, that is last leadership style, that is free rein or laissez-faire leadership style. This style involves complete delegation of authority so that subordinates themselves take decision. In this style, leader avoid the uses of power. He serves only a contact to bring information and resources needed by the subordinates. ये बहुत ही फ्री सा स्टाइल है लीडरशिप का। इसमें जो लीडर है, जो हमारा मैनेजर है, वो कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के रूल को फॉलो करता है कि जितनी भी उसके पास अथॉरिटी है वो सारी की सारी अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट्स में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, और वो खुद अपने लेवल के ऊपर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन मेकिंग में लीडर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता, उनकी कोई भी हेल्प नहीं करता। यहाँ लीडर अपनी पावर का कोई यूज़ नहीं करता, वो अवॉइड करता है कि अपने पास कोई भी पावर नहीं रखे। सॉरी, he serves only as a contact to bring information and resources needed by the subordinates। वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, अवेलेबल रिसोर्सेज से उनको इंट्रोड्यूस करवाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ए इज़ द लीडर, बी सी डी ई आर द एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप है कि ए जो है वो लीडर होते हुए भी अपनी पावर का कोई यूज़ नहीं कर रहा है। उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को फ्रीडम दे रखी है कि आप आपस में इंटरेक्ट कीजिए। बी सी से इंटरेक्ट कर रहा है, बी डी से कर रहा है, बी ई से कर रहा है, सी डी से इंटरेक्ट कर रहा है, डी ई से कर रहा है, ई बी से कर रहा है। फ्री फ्लो सा कम्युनिकेशन है, कोई भी एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय से बिना ए की परमिशन के कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, दिस स्टाइल इज फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। कि लीडर तो क्या है कि यहाँ पर साइलेंट जो है वो व्यूअर है, बिल्कुल वो साइलेंट रह के सब कुछ देख रहा है, कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। कम टू द फीचर्स ऑफ लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल। फर्स्ट वन इज फुल फेथ इन सबऑर्डिनेट। ये स्टाइल वहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है जहाँ पर लीडर को अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर फुल फेथ हो कि वो कोई भी रॉन्ग टास्क नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम। एम्प्लॉयज़ इतने कैपेबल होने चाहिए, नॉलेजेबल होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए कि वो हर डिसीजन खुद ले सकें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। जब हम कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं तो इट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की अथॉरिटी को स्प्रेड कर दिया गया, बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर उसे जो है वो डेलीगेट कर दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल्ड एम्प्लॉयज़। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का सेल्फ डायरेक्टेड कि वो खुद को खुद डायरेक्शंस दे सकें, एक दूसरे को डायरेक्शंस दे सकें। ये नहीं कि एक दूसरे को वो मिसकंसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, रॉन्ग डायरेक्शंस दे रहे हैं, नहीं। एम्प्लॉयज़ इतने कैपेबल होने चाहिए
कि वो सेल्फ डायरेक्टेड हों और दूसरों को भी सुपरवाइजरी, दूसरों का भी सुपरविजन कर सकें कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम कीजिए, दूसरों को भी डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकें। जब एक ही लेवल के एम्प्लॉयज़ दूसरों को डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, अपने सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वहां पर हम लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल यूज करेंगे। In this diagram, freedom for flowers to make decision. हर एम्प्लॉय को जो उसका लेवल है वो अपने लेवल के ऊपर काम कर रहा है और उसको पूरी फ्रीडम है कि वो अपने तरीके से काम कर सकता है। ग्रुप मेंबर्स एक्सपेक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। जो टीम है, टीम मेंबर्स अपने लेवल के ऊपर ही, जैसे ये फर्स्ट टीम काम कर रही है, ठीक है, ये टीम मेंबर्स अपने लेवल के ऊपर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये सेकंड टीम काम कर रही है, ये सेकंड टीम के मेंबर्स अपने लेवल पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं जो अपने अपने लेवल पर अपना काम कर रहे हैं, अपने डिसीजंस ले रहे हैं और सब कुछ वेरी वेल हो रहा है, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करना पॉसिबल हो तो ही हम लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेंगे। Come to the advantages and disadvantages of laissez-faire leadership style. First one is positive effect on the job satisfaction and morale of the subordinates. जब हम एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम दे देते हैं, हम ये समझने लगते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ इतने कैपेबल हैं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, एक दूसरे का सुपरविजन कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक उनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल और मोरल दोनों ही क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जब हमारे सबऑर्डिनेट्स को हम पूरी तरह से फ्रीडम दे देते हैं डिसीजन मेकिंग पावर्स की, कि आप अपने लेवल पर बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हो, तो ऑटोमेटिक वो डिसीजन टेकर बन जाते हैं और उनका सेल्फ डेवलपमेंट होने लगता है। लास्ट एडवांटेज इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज अपनी कैपेसिटी का फुल यूटिलाइजेशन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरी फ्रीडम होती है डिसीजन लेने की, उनकी बिलोंगिंगनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और बढ़ जाती है, वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कम टू द डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज सबऑर्डिनेट्स डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ द लीडर। ठीक है, यहाँ पर वो लीडर की इंपॉर्टेंस को खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें लीडर की गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इग्नोर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीडर। अगर लीडर चाहते हुए भी कहीं कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है, कोई गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहता है, तो सबऑर्डिनेट्स उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं। लास्ट वन इज सबऑर्डिनेट्स में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन सो द रिजल्ट्स आर नॉट सेम। सबऑर्डिनेट्स अपने अपने तरीके से काम करते हैं और इस वजह से जो रिजल्ट्स हैं उनमें सिमिलैरिटीज नहीं रहती हैं। These are the advantages and disadvantages, pros and cons of laissez-faire leadership style. Come to the suitability. The subordinates are well trained and highly educated, highly knowledgeable. ठीक है, लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल में जो बॉस है वो तो सारी की सारी कंप्लीट अथॉरिटी जो थी, कंप्लीट अथॉरिटी को उसने क्या कर दिया, डेलीगेट, और खुद किस फॉर्म में है, रेस्ट की फॉर्म में है। ठीक है, अब जब वो खुद रेस्ट कर रहा है तो उसके एम्प्लॉयज़ कैसे होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, हाईली नॉलेजेबल होने चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली चल सकती है। सबऑर्डिनेट्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड आर रेडी टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड होने चाहिए, सेल्फ कंट्रोल्ड होने चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद उठाने वाले होने चाहिए। थर्ड वन इज outside experts such as staff specialists or consultants are being used. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर लार्ज स्केल के ऊपर काम हो रहा है वहां पर स्टाफ स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट्स की एक सेपरेट पोस्ट होती है, जिनका काम ही क्या होता है, लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल के अंदर जब लीडर ने सारी अथॉरिटीज़ को डेलीगेट कर दिया है, उस टाइम पर जहां भी एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम आ रही है, एम्प्लॉयज़ को कोई भी सिचुएशन में प्रॉपर वर्क करना नहीं आ रहा है, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं, स्टाफ स्पेशलिस्ट्स की हेल्प लेते हैं, कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्मॉल स्केल के ऊपर काम होता है तो वहाँ आप ये स्टाइल फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि स्टाफ कंसल्टेंट्स और स्टाफ स्पेशलिस्ट जैसी पोस्ट जो हैं वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस में ही होती हैं।
लास्ट वन इज फ्लोअर्स आर ट्रस्टवर्दी। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का ट्रस्टवर्दी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, आपको उन पे विश्वास नहीं है, तो आप ये स्टाइल ऑप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हों, नॉलेजेबल हों, सेल्फ मोटिवेटेड हों, सेल्फ डायरेक्टेड हों, इन सब के साथ साथ जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉयज़ ट्रस्टवर्दी हो। आपके माइंड में 1% भी ये पॉइंट ना हो कि आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है, तब आप ऐसा स्टाइल ऑप्ट नहीं करोगे। अगर आपके एम्प्लॉयज़ ट्रस्टवर्दी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, तो ही आप ये स्टाइल ऑप्ट करोगे। यस बेटा, हमने तीनों टाइप के लीडरशिप स्टाइल्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है। अब हम फाइनली क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, वहां पर जो लीडर है वो क्या कहता है, आई एम इन चार्ज, मैं ही सब कुछ हूँ, सभी मुझे फॉलो करेंगे, जैसे इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा वही सुनोगे, कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा, सिर्फ मैं ही इंचार्ज हूँ, मुझे ही फॉलो किया जाए। सेकेंड वन था हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहता है व्हाट्स यूर ओपिनियन, ठीक है, आप अपने सबॉर्डिनेट से अपना ओपिनियन ले रहे हो, ठीक है, उनसे राय ले रहे हो कि बताइए कि हमें इस काम को मिल कर करना है, तो आपके क्या सजेशंस हैं, अपने अपने ओपिनियंस दीजिए। लास्ट स्टाइल था हमारा लेजी फेयर लीडरशिप स्टाइल। वहाँ क्या रहता है, यू आर ऑन यूर ओन, सारा काम आपको खुद ही करना है, वहाँ पर कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, आपको अपने डिसीजंस भी खुद लेने हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी खुद उठाना है। दैट्स ऑल अबाउट द 3 लीडरशिप स्टाइल्स। थैंक यू so much for listening and watching this video.